क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर ए शॉपकीपर वॉज ₹X. He marked them at 15% above the cost price. Finally, he sold the goods at a discount of 25%. What is his profit or loss percent? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी दुकानदार के लिए एक वस्तु का क्रय मूल्य X रुपए था। उसने उस वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित किया। बाद में उसने उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। अब आप देखिए उन्होंने बोला कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, X रुपए था। अब X रुपए था, उसने उस वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित किया। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी कि जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है, X है। तो इस X को हम किस में कन्वर्ट करे दे रहे हैं, 100 में। हमें इस X का काम ही नहीं करना है। हमें अगर क्वेश्चन को इजी बनाना है तो इस X को हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। हमने बोला कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपए था। अब 100 रुपए से कितना ज़्यादा अधिक अंकित कर रहे हैं आप, 15% अधिक अंकित कर रहे हैं। तो अगर आप 15% अधिक अंकित कर रहे हैं उस पर, यानी कि आपने 115 रुपये MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो उसका रखा वो 115 रुपये रखा। यानी कि उस वस्तु को आपने कितने में खरीदा, अगर हम CP की बात करें, कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 100 रुपये था, उस पर आपने 15% अधिक अंकित किया यानी कि 115 रुपये उसका MRP रखा। अब 115% अगर 115 उसका MRP हो गया यानी कि 15% अधिक रखा, फिर आप क्या कर रहे हैं, उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अभी ये जो 115 है अपने आप में 100% है, यानी कि इस 100% का आप 25% निकाल कर आप इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि कितना बचेगा फिर, तो ये आप कहेंगे सर ये बचेगा 75%। तो अगर हम यहाँ पर 115 का कितना निकाल देते हैं, 75% निकाल देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, SP, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद क्या बनता है, SP यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बनता है तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा आपका, देखिए आप। तो आप यहाँ पर 115 75% को आप लिख सकते हैं 3/4। 3/4 होता है 75% का फ्रैक्शनल फॉर्म। तो आप देखिए 3 से मल्टीप्लाई करिए, 5 × 15 की 5, हासिल में 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, 345/4। 4 से भाग दीजिए तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 4 6 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। यानी कि जिस चीज़ को आपने 100 रुपये में परचेज किया था उसको आप 86 रुपये 25 पैसे में बेच रहे हैं। तो आपको क्या लाभ हो रहा है, 100 रुपये की चीज़ को यदि आप 86 रुपये 25 पैसे में बेच रहे हैं तो क्या आपको लाभ हो रहा है, नहीं, आपको हानि हो रही है। और 100 रुपये पर जितनी हानि होती है वही आपका हानि % होता है, या 100 रुपये पर जितना लाभ होता है वही आपका लाभ % भी होता है। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ तो आपको हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, तो आपको क्या कर देना है, 100 में से 86.25 माइनस कर देना है, इधर पॉइंट लगा देना। तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। 13.75% का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। तो ये आपका आंसर किस में निकल कर आएगा, लॉस में निकल कर आएगा। यानी कि उस दुकानदार को 13.75% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। किस ऑप्शन में दिया है भाई, 13.75 का लॉस ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इफ 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल टू 7, और थीटा की जो वैल्यू है वो आपको दी है 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी, और देन द वैल्यू ऑफ cosec 2 थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin 2 थीटा प्लस cot थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है यदि 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा बराबर 7 है और थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो आपको cosec 2 थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin 2 थीटा प्लस cot थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आता है बच्चों, तो आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करानी है। थीटा की जो रेंज दी है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो हमें एक वैल्यू दिख रही है यहाँ पर कि अगर हम थीटा इक्वल टू क्या रख लेते हैं,
45 डिग्री रख लेते हैं तो शायद जो हमारी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो दी हुई है 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कितना 7। अब इसमें हम थीटा इक्वल टू कितना रख रहे हैं 45 डिग्री रख रहे हैं। इसमें हम थीटा इक्वल टू क्या रख रहे हैं 45 डिग्री रखते हैं। तो चलिए अगर हम यहाँ पर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 3 sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए sec 45 की वैल्यू जो होती है वो √2 होती है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस tan 45 का मान दुनिया जानती है 1 होता है, बराबर में कितना 7। तो ये आपका 2 हो जाएगा तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस में कितना 1 बराबर में कितना 7। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ 3 2 6 6 प्लस 1 और इक्वल टू कितना 7। तो 7 इक्वल टू 7 आ गया कि नहीं, तो सेटिस्फाई हो गया। यानी कि थीटा की जो 45 वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। यानी कि हमें वैल्यू जो निकालनी है cosec 2 थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin 2 थीटा प्लस cot थीटा, इसमें हम थीटा की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे 45। ठीक है, तो यहाँ पर हम 45 रख देंगे। तो हमें वैल्यू निकालनी है cosec 2 थीटा प्लस cos थीटा और अपॉन में वैल्यू दी है sin 2 थीटा प्लस cot थीटा। चलिए तो वैल्यू रख देते हैं cosec। अब देखिए थीटा की जगह पे आप 45 रखेंगे तो यहाँ पर 2 थीटा है तो कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा प्लस cos तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा अपॉन में कितना आएगा तो यहाँ भी sin 90 डिग्री हो जाएगा 45 दूनी 90 प्लस cot कितना हो जाएगा ये 45 हो जाएगा। अब आप देखिए cosec 90 का मान 1 तो आपने 1 रख देना है, cos 45 का मान तो आप कहेंगे सर 1/√2 होता है अपॉन में sin 90 का मान 1 और cot 45 का मान भी 1। तो ये ऊपर तो हो गया एलसीएम जब आप लेंगे तो √2 प्लस 1 और इस पूरे के अपॉन में कितना तो आप कहेंगे सर √2 और नीचे कितना तो आप कहेंगे सर 2। तो ये अपॉन में ला दीजिए इसको तो ऊपर तो हो जाएगा आपका √2 प्लस 1 अपॉन 2√2, ये नीचे आ गया √2 तो 2√2। ये किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या? ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। सभी के ऑप्शन में क्या है कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि √2 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो आप √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √2 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा √2 हो जाएगा और ये 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस √2/4 2 प्लस 2√2/4 ये आपका आंसर है ऑप्शन सी। देखिए 2 का मल्टीप्लाई इससे 2 हो गया और 1 का मल्टीप्लाई √2 से तो √2 हो गया, तो 2 प्लस √2/4 यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर। इफ द बेस इज 18 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड। इन्होंने बोला किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, यदि उसका आधार 18 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया, आपने आंसर भी दे दिया होगा अभी तक। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर हमने यहाँ पर ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया तो ए बी बराबर किसके हैं, ए बी बराबर यहाँ पर ए सी के है। तो दो भुजाएं बराबर हैं, एक इसका बेस है जो आपको कितना दिया है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई हमने स्मॉल ए मान ली। तो अब आप जानते हैं कि पैरामीटर क्या होता है, किसी भी आकृति का पैरामीटर मतलब उसकी भुजाओं का योग, उसकी साइड्स का सम ही क्या कहलाता है, उसका पैरामीटर कहलाता है। तो यहाँ पर पैरामीटर क्या हो जाएगा, ए और ए 2a प्लस 18 वो आपको कितना दिया है 50 के इक्वल। तो 2a की वैल्यू कितनी जाएगी, 50 में से 18 माइनस करोगे तो आप कहेंगे सर 32 आ जाएगा। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी 16 सेंटीमीटर, यानी कि बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात, ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका आंसर हो गया।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है। अनु स्पेंड 68% ऑफ हर मंथली इनकम इफ हर मंथली इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड हर मंथली सेविंग इंक्रीजेज बाय 9 होल 3 बाई 8%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हर मंथली एक्सपेंडिचर इज। इन्होंने बोला कि अनु जो है वो अपनी मंथली इनकम का यानी कि महीने की जो उसकी आय है उसका 68% खर्च करती है। ठीक है, अगर उसकी जो मंथली इनकम है वो 20% बढ़ जाती है और साथ ही उसकी जो बचत है वो 9 सही 3/8% बढ़ जाती है, तो आपको ये बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन हर मंथली एक्सपेंडिचर, तो उसके जो महीने का खर्च है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाता है। अब पहली चीज़ तो ये समझिए कि जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अब जब आपको सैलरी मिलेगी तो उस सैलरी में से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, एक तो आप उसमें से पैसे बचा सकते हैं और एक आप उसमें से खर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इनकम होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इनकम जो होती है, अगर हम बात करें इनकम आय की, वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के इक्वल होती है। यानी कि इनकम में से आप दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो आप उसमें से पैसा बचा सकते हैं और एक खर्च कर सकते हैं। तो जो बचत और खर्च का योग होता है, सम होता है, वही आपकी इनकम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आय इक्वल क्या होगी, आय किसके बराबर होगी, खर्च प्लस बचत के बराबर होगी, खर्च प्लस बचत के बराबर होगी। आय बराबर क्या होगा, खर्च प्लस बचत। अब इतनी चीज अगर क्लियर हो गई तो अब आप देखिए यहां पर बात कर रहे हैं कि अनु स्पेंड 68% ऑफ हर मंथली इनकम, उसकी जो मंथली आय है उसका वो 68% खर्च करती है। तो क्या आपको पता है कि अनु की आय कितनी है, नहीं पता है तो मानना पड़ेगा। तो पहला केस देखिए, पहला केस क्यों, क्योंकि पहले केस में उसकी मंथली इनकम यानी कि आय हमने 100 मानी, अब वो खर्च कितना करती है, 68%, यानी कि 68 खर्च करती है, तो बचाती कितना है, तो ये क्या होगी, उसकी खर्च हो गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, उसका बचत आएगा, और ये क्या है, उसकी आय है। पहले केस में जब उसको 100 रुपये मिलते थे तो उसमें से वो 68 रुपये खर्च करती थी, तो बचाती कितना होगी, तो आप कहेंगे सर 32 रुपये बचाती थी। ठीक, अब सेकंड केस की अगर हम बात करें, सेकंड केस क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है कि उसकी आय बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, तो आप बोलेंगे सर 20% बढ़ जाती है। तो 100 से 20% बढ़ने का मतलब अब उसकी आय 120 रुपये हो गई है। अब उसकी आय 120 रुपये हो गई है, लेकिन वो अपनी बचत भी बढ़ा देती है। कितनी बढ़ा देती है, तो 9 सही 3/8%। तो 9 सही 3/8% का मतलब आपको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। 9 8 72 3 75 और 75/8, और यहाँ परसेंट का साइन हटाएंगे तो बटे में 100, तो 25 थी 75 और 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 3/32, यानी कि उसकी जो बचत पहले 32 थी वो +3 बढ़ गई, यानी कि 35 बटे कितना हो गई, 32 हो गई। 35/32 हो गई उसकी अब बचत, यानी कि पुरानी वाली बचत का 35/32 उसकी अब नई बचत हो गई। तो पुरानी बचत कितनी थी, 32 थी, 32 थी, तो इसका आप क्या कर दीजिए, 32 का 32/35 निकालेंगे तो उसकी जो नई बचत है वो कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर नई बचत उसकी 35 है। तो अब आप बताइए कि 120 में से अगर वो 35 बचा रही है तो खर्च कितना कर रही है, तो आप कहेंगे सर खर्च काफ़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। आय 120 है, उसमें से 35 वो बचाती है, तो खर्च कितना करती है, तो माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 4 गया 12 में से तो 8, यानी कि 85 रुपये वो क्या करती है, अब खर्च करती है। तो पहले कितना खर्च करती थी, अगर पहले से हम तुलना करें कि पहले कितना खर्च करती थी, तो 68 खर्च करती थी, अब कितना कर रही है, 85। तो कितना खर्च बढ़ गया उसका, तो 85 में से 85 में से आप 68 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 15 में से 8 जाएगा 7 और 7 जाएगा 1, यानी कि 17 रुपये उसका खर्चा जो है बढ़ गया। अब बढ़ना और कम होना हमेशा मूल से देखा जाता है। मूल मतलब पहले खर्चा कितना था, 68 था, अब 68 पे 17 रुपये और बढ़ गया, तो 68 का कितना परसेंट है, 68 का कितना परसेंट है, इनटू क्या कर देंगे 100।
17 चौके 68, 4 से ही कट जाएगा 25 बार, यानी कि उसकी जो खर्चा है वो 25% बढ़ गया। यही आपका आंसर है। क्लियर होगी बात? तो किस ऑप्शन में दिया है 25%? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 काफी सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको एक्सपेंड करना है, विस्तार करना है कि इसका विस्तार क्या होगा। x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 5 की होल पावर 3 का विस्तार करना है। कैसे विस्तार करेंगे? तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है। ये क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब है। तो a प्लस बी का होल क्यूब की अगर हम बात करें क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बस विस्तार कर दीजिए। a की वैल्यू मतलब हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, a की जगह पे x/3 है और b की जगह पे आपका कितना है, y/5 है। क्लियर होगी बात? a की जगह पे कितना लिया आपने, x/3 लिया, और b की जगह पे कितना लिया आपने, y/5 लिया, यानी कि y/5 लिया। तो ये b की वैल्यू हो गई। ठीक, अब देखिए आप जब आप विस्तार करेंगे तो पहली चीज तो ये देखिए कि 1 2 3 4 स्टेप आते हैं आपके। तो 4 स्टेप क्या सभी में है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सभी में है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, a क्यूब यानी कि x क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब यानी कि 27। तो देखिए x क्यूब अपॉन 27 कहाँ दिया है, वो आपके ऑप्शन होंगे। तो एक तो दिया है x क्यूब अपॉन 25, यानी कि ऑप्शन बी आपका कैंसिल हो गया। क्लियर? तो a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब यानी कि y की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 यानी कि 125। तो y की पावर 3 अपॉन 125 कहाँ दिया है, तो 125 देखिए y की पावर 3 125, y की पावर 3 125, ये तो हमें लेना नहीं है। y की पावर 125 ये सभी में है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर अपॉन 9 3 का स्क्वायर इंटू b स्क्वायर b यानी कि y/5, ये हो जाएगा आपका, प्लस 3a यानी कि x/3 और b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर अपॉन 25, ये आपका हो जाएगा। देखिए 3 से तो ये आपका 3 टाइम कैंसिल और 3 से ये 3 कैंसिल। अब आप देखिए क्या बना आपका, तो x की पावर 3 अपॉन 27 प्लस y की पावर 3 अपॉन 125 प्लस ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर y अपॉन 15 प्लस x y स्क्वायर अपॉन 25। ये आपका फाइनली आंसर है। मैच कर लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो x की पावर 3 अपॉन 27 अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर y, तो x स्क्वायर x y स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर x y है तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, a भी कैंसिल हो गया। अब आप आते हैं हम सी ऑप्शन पे, तो x की पावर 3 अपॉन 27 बिल्कुल है, y की पावर 3 अपॉन 125 बिल्कुल है, x स्क्वायर y अपॉन 15, x स्क्वायर y अपॉन 15 भी है, x y स्क्वायर अपॉन 25 भी है। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। और यहाँ पर देखिए दोनों जगह 25 25 दिया है, तो ये भी आपका कैंसिल है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, इस प्रकार आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अ सम लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू rupees 1250 in 1 year and rupees 1458 in 3 years at a certain rate % per annum. What is the simple interest on the same sum for 5 whole 2 upon 5 years at the same rate of interest? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष में 1250 रुपये और 3 वर्ष में 1458 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। लेकिन समय यहाँ पर 5 सही 2/5 वर्ष है, तो यहाँ पर आप हिंदी में लिख लेना कि कितने समय का ब्याज बताना है, साधारण ब्याज 5 सही 2/5 वर्ष का। अब आप देखिए कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर ली गई, तो 1 साल में वो कितनी हो जाती है 1250,
जबकि 3 साल में कितनी हो जाती है 1458 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 साल से 3 साल यानी कि 2 साल में 1250 की राशि 1458 हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्र धन होता है वो अगले साल का मूलधन होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो 1250 है ये मूलधन होगा 1458 के लिए। तो अब यहाँ पर हम मिश्रधन का मूलधन से अनुपात बना लेंगे, इसको हम थोड़ी देर के लिए मूलधन मानेंगे और इसको हम मिश्रधन मानेंगे। तो यहाँ पर 1458 का किससे अनुपात बनाएंगे हम 1250 से। लेकिन ये अनुपात कब का है 1 साल से 3 साल में। तो अगर हमें पहले साल का अनुपात चाहिए कि मिश्रधन का मूलधन से अनुपात क्या था, तो इनके बीच में 2 साल का अंतर है, तो इसका क्या कर देंगे हम वर्गमूल। आपको याद होगा, आपको चक्रवृद्धि ब्याज जब बढ़ाया था तो आपको बताया था कि 2 साल बाद अगर कोई राशि कितनी कन्वर्ट हो रही है और उसको पहले साल में आपको लाना है तो आपको वर्गमूल करना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। और 3 साल बाद अगर कन्वर्ट होकर कुछ अनुपात उसका आ रहा है तो मिश्रधन का मूलधन से जो अनुपात बनाते हैं और पहले साल का अनुपात आपको चाहिए तो उसका घनमूल यानी कि क्यूब रूट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये 625 आएगा और ये आपका 729 आएगा। किससे कट गया ये 2 से। तो 729 का वर्गमूल आप कहेंगे सर 27 और 625 का वर्गमूल 25, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो राशि पहले साल में 25 थी, शुरुआत में 25 थी, वो 1 साल के अंत में 27 हो गई। तो ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे सर ब्याज हमको यहाँ पर 2 रुपए का मिला। तो ब्याज की दर कितनी हुई, तो हम कहेंगे सर 2 रुपए का ब्याज मिला 25 पर इंटू कितना 100। तो ब्याज की दर कितनी आई, तो 25 चौको 100 यानी कि 8%। तो ब्याज की दर 8% आई, यानी कि इस 8% ब्याज की दर से आपको क्या करना है बेटा, अब बताना है कि 5 सही 2/5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम 8% को लिखें तो 2/25 ही लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2/25 यानी कि मूलधन अगर 25 था तो उस पर ब्याज कितना लग रहा था 2 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा मिश्रधन, यानी कि अमाउंट बनेगा ये 1 साल में 27। तो 27 की वैल्यू किसके बराबर है, तो आपको 1 साल बाद दिया है 1250। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी 1250 बटे में कितना 27। तो यहाँ से आप 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपका मूलधन आ जाएगा 1250 इंटू 25/27। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसका 5 सही 2/5 साल का ब्याज निकालना है और आप ब्याज की दर 8% है। तो 8% को भी आप लिख सकते हो और 5 सही 2/5 आपका हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे 55 25 2 27/5 समय हो गया। और ब्याज की दर कितनी है, तो ये मूलधन था, इसका समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, PRT लगा देंगे। अगर PR की बात करें तो कितना है, तो आप कहेंगे 2/25। तो यह कर दीजिए आप 2/25। तो देखिए आप 27 से ये आपका 27 कैंसिल, 25 से आपका ये 25 कैंसिल, 5 से ये काटेंगे आप कितने बार कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 55 25 और ये कितना आ जाएगा 0 और उसका 2 से मल्टीप्लाई, तो 250 दूनी 500। तो आपका साधारण ब्याज कितना निकलेगा, 5 सही 2/5 वर्ष का 500। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। इस प्रकार आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने ऑफिशियल ऐप की। देखिए बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारा स्टडी अड्डा जो हमारा ऑफिशियल ऐप है अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लें। काफ़ी फायदेमंद है आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, उनके वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, विद PDF सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ आपको स्टडी पैकेज भी है, यदि आप कोई पैकेज परचेस करना चाहते हैं तो वो परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा भी है, सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे कि किस तरीके से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपको अवेलेबल हैं। साथ ही ओलंपियाड कॉर्नर मीन जो हार्ड क्वेश्चन का जो कलेक्शन होता है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो यदि अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड करें। चलिए आज की क्लास को इधर ही विराम देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।